हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अनकेश के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों, अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो रक्षा मंत्रालय था बलदेव सिंह के पास, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, गृह मंत्रालय की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, वित्त मंत्रालय की बात करें तो लियाकत अली, और रेलवे आसफ अली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931 में, उसके बाद 1932 में। ठीक है दोस्तों, और पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन थे, और दूसरा और तीसरा के समय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन वैसे मुख्यतः जो है बंगाल में ज़्यादा मतलब जोर पकड़ा था। ठीक है, लेकिन इसका जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे भारत में, तो सभी जगहों पे जो है इसका असर देखा गया। तो दिल्ली में जो इसका स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग डिटेल में थोड़ा सा जानिए। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को लागू होने के साथ ही जो है ये स्वदेशी आंदोलन जो है पूरा जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, वहाँ पे जो है इसका फैल गया, प्रभावी हो गया। और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये है कि ब्रिटिश माल या वस्तु का बहिष्कार करना। ठीक है, और भारत में बने माल या फिर वस्तु को अधिक प्रयोग करके जो है साम्राज्यवादी ब्रिटेन को जो है हानि पहुंचाना था। ठीक है दोस्तों, और ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए अन्य ऑप्शन, अजीत सिंह जो है, ये अजीत सिंह जो थे, ये मुंबई और पुणे में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, और लाला लाजपत राय पंजाब से। ठीक है दोस्तों, तो सभी चीज़ों का आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे कौन सा टॉपिक से आपको प्रश्न पूछ दे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संसद की सम्मिलित बैठक यानी कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अभी 17वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला हैं। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला जो कि जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोटा से सांसद चुने गए हैं कौन? ओम बिरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो ये कहा था वी डी सावरकर ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई किसने कहा था? ये कहा था वी डी सावरकर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो वानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। वैसे वानर सेना का मतलब होता है जो बच्चे जो थे इस आंदोलन में भाग लिए थे, उनको वानर सेना कहा जाता था। जो लड़कियां थी उनको मंजरी सेना कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रभावी हुआ, ये हुआ था 12 मार्च से ही इसका जो है प्रारंभिक चरण था, जो कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ, मतलब 78 समर्थक के साथ जो है वो डांडी गए थे, और 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे। वहाँ पे नमक बनाकर जो है कानून का जो है उल्लंघन किया था। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही जो है शुरुआती दौर था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? यानी कि अपनी धुरी में घूमते हुए, ठीक है, जिसे
पृथ्वी में 24 घंटे, लगभग 24 घंटे में पूरा करते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में, तो बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे कम समय में अपनी धुरी पर जो है घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 घंटे में अपने धुरी का जो है चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 घंटे में। और अगर बात करें इसके घूर्णन की, परिक्रमण की, तो ये 12 घंटा लगता है इनको सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है दोस्तों, तो वैसे याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक सफल और कुशल नौसैनिक के लिए जाना जाता है चोल वंश को। ठीक है, चोल वंश को। ठीक है दोस्तों, चोल वंश के राजा जो राज प्रथम थे, इन्होंने जो क्या किया था कि समुद्र के पार देशों में जो है नौसैनिक अभियान को जो है किया था। और इन्होंने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा को जो है राज छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, और राजराज प्रथम जो थे ये शिवधर के अनुयायी थे और इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुकी जनजाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं? तो कुकी जनजाति का संबंध जो है मणिपुर राज्य से। ठीक है दोस्तों, मणिपुर राज्य ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की एक दो खिलाड़ी हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो MC मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। ठीक है, तो याद रखिएगा मणिपुर की ही है MC मैरी कॉम और मीराबाई चानू। ठीक है दोस्तों, दोनों खिलाड़ी ही काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा। और मणिपुर में एक जो है आपका केबिल लामजाओ जो है अभ्यारण्य है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। एकमात्र जो है लटकता हुआ, तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा, मतलब निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। और दोस्तों राजा राम मोहन राय जो है ये पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। इन्होंने इंग्लिश पर जो है काफ़ी जोर दिया था। और सन 1815 में राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो कि आगे चलकर 1828 में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का जो उपयोग किया गया था, ये किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ठीक है दोस्तों, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, सूरत अधिवेशन के बारे में जानिए दोस्तों। सूरत अधिवेशन यहाँ पे गलत लिखा गया है, 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कांग्रेस जो है टूट गया था नरम दल और गरम दल में। ठीक है दोस्तों, दो भागों में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और इस समय जो है क्या हुआ था कि कांग्रेस फिर से एक हो गया था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर बात करें 1907 की कांग्रेस अधिवेशन की, तो इस समय रास बिहारी बोस जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो देखिए जनगणना प्रति 10 साल पर जो है इसका आकलन किया जाता है और अब भी जो है 10 साल के ही अंतराल पे किया जा रहा है। तो ये सबसे पहले क्या था 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और तभी से लगातार जो है हम लोग 10-10 साल के अंतराल पर सेंसस करवा रहे हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करें जनगणना की, तो सबसे पहली जो जनगणना किया गया था 1872 में किया गया था, और क्या था इसको लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में कौन सा बंदरगाह चाय निर्यात के लिए मुख्य बंदरगाह माना जाता है। तो देखिए भारत का जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता पोर्ट है, इसको चाय निर्यात के लिए मुख्य बंदरगाह माना जाता है। वैसे अगर चाय की बात करें तो दार्जिलिंग की चाय काफ़ी फेमस है, भारत में ही नहीं वर्ल्ड में भी फेमस है। तो ये है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। और 2004-05 में जो है 2004-05 में सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो था दार्जिलिंग की चाय, जिसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और 2019 में, हाल ही में 2019 में दार्जिलिंग की दो और चाय, एक वाइट टी और दूसरा ग्रीन टी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीज़ों को भी आप याद रखिए। जो करंट से जुड़े न्यूज़ हैं उसको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो दोस्तों ये जो अंतिम रूप से प्रभावी हुआ है ये 1 अप्रैल 2010 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन बात करें हम संविधान के 86वें संविधान संशोधन की, तो जो कि 2002 में हुआ था, उस समय जो है अनुच्छेद 21 का क या 21 का ए में जो है ये चीज़ कहा गया था, ये चीज़ जोड़ा गया था कि राज्य जो है ये प्रावधान किया गया था कि राज्य 6 से 14 साल के जितने भी बालक हैं, बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। इसी को जो है इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो है संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया गया, जो कि 2010 में जाके प्रभावी हुआ, आरटीई। ठीक है दोस्तों, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो अवमूल्यन किया गया था कब, पहली बार 1949 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम बार तो 2016 में किया था। ठीक है दोस्तों, इससे अवमूल्यन से क्या होता है कि निर्यात में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था। तो ये क्या था, पूना। ठीक है, पूना के निकट जो है औरंगजेब ने शाइस्ता खां पर जो है आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए 1 अक्टूबर 1953 में जो है तेलुगु भाषी के लिए जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो ये संविधान में इसका उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा है कम से कम 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तब जाके जो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, PVN नरसिम्हा राव। ठीक है, PVN राव। ठीक है, तो वही है PV नरसिम्हा राव समिति। और अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो LM सिंघवी समिति, इसका भी संबंध पंचायती राज से है। और
1987-88 में जो है इन्होंने मतलब ये कहा था कि पंचायती राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है उसको चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये LM सिंघवी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित था। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित था और इन्होंने द्विस्तरीय जो है पंचायती राज का जो है सुझाव दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति ये दिया था त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय समिति का जो है मतलब ये दिया था। और इस समय जो वर्तमान पंचायती राज का स्वरूप है ये बलवंत राय मेहता समिति के ही आधार पर जो है चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे कंटूर रेखा कहा जाता है। ठीक है, कंटूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार के जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था, एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और कनिष्क के समय में ही जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में जो है बौद्ध की चतुर्थ संगति हुआ था। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो यहाँ पे देखिए मुद्रा के मूल्य के साथ ही कीमत का जो है निर्धारण होता है। तो यहाँ पे स्थिर संबंध होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जाता है उसे कहा जाता है नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सूर्य ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद आपका बायोगैस, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन का जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है दोस्तों, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बैंकों का बैंक है RBI। ठीक है दोस्तों, और RBI के जो अभी वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है दोस्तों, चीनी तीर्थ यात्री जो है भारत आया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही दोस्तों 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हुए उसको भी आप अपने मार्क्स को जो है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी आप अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आप लोगों को मदद मिलती रहेगी। और दोस्तों अगला वीडियो भी जो है आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि बिहार SSC का जो रुक्मणी का सेट है उसका सेट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।